हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग 9th में सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे साइंस का। क्या हमारे आसपास पदार्थ शुद्ध है। हम लोगों ने स्टार्ट कर चुके थे लगभग आधा चैप्टर हमारा फिनिश भी और कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हम लोगों ने इससे पहले जो है पढ़ चुके थे भौतिक परिवर्तन। मैंने आपको बता दिया था। हम लोग की हेडिंग क्या थी, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों को हम लोग पढ़ रहे थे। तो जिसमें कि हमने आपको भौतिक परिवर्तन बता दिए थे कि भौतिक परिवर्तन कौन कौन से होते हैं। फिर भी मैं आपको एक बार बता दे रही हूँ। जैसे भौतिक परिवर्तन जो होते हैं, पदार्थों का अवस्था परिवर्तन एक क्या है, भौतिक परिवर्तन है। अब अवस्था परिवर्तन क्या है, जैसे कि ठोस से गैस ठोस से द्रव, द्रव से गैस, किसी भी अवस्था में कोई भी परिवर्तन हो सकता है। चाहे आप सॉलिड से लिक्विड, चाहे लिक्विड से गैस या गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, किसी में भी कोई भी परिवर्तन हो सकता है। तो ऐसी जो परिवर्तन होता है वो हमारा भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जो हमारा भौतिक परिवर्तन होता है उसमें जो होता है पदार्थों का जो संगठन होता है, संगठन मतलब जिससे कि वो पदार्थ हमारा बना हुआ है, जिन से भी बना हुआ है, तो उनके संगठन यानी कि जिनसे वो मिला। जैसे मान लो कि पीतल है हमारा, पीतल हमारा किससे बना होता है, बता चुकी हूँ मैं आपको, जस्ते और तांबे से। ठीक है, तांबा उसमें 70% होता है और जस्ता हमारा 30% यानी कि 30% होता है। तो वो मिलके हमारा क्या बना, पीतल मिला। ठीक है, पीतल बना। तो वो क्या है, उसमें जो है दोनों के गुण हो गए। तो ये हमारी क्या हो गई, एक भौतिक परिवर्तन। जैसे कि गुणों में उनके परिवर्तन नहीं होता है संगठन में। ठीक है, वो हमारे रहते ही हैं उसमें मौजूद। ठीक है, अगला हमारा भौतिक परिवर्तनों का प्रकृति मतलब वो जो उनका परिवर्तनों के जो गुण होते हैं वो क्या होता है कि उनकी रासायनिक प्रकृति में भी कोई परिवर्तन यानी कि केमिकल उनकी जो नेचर होती है उसमें भी कोई इफेक्ट यानी कि कोई प्रभाव यानी कि कोई बदलाव नहीं आता है। ठीक है, ये तो हमारे भौतिक परिवर्तन हो गए जो कि मैंने आपको पहले बता दिए थे। अब हम आज जो है रासायनिक परिवर्तनों के बारे में चर्चा करेंगे, रासायनिक परिवर्तनों के बारे में बताएंगे। देखिए, भौतिक परिवर्तन हमारे हो गए थे, अब हमारे आते हैं रासायनिक परिवर्तन। देखिए, रासायनिक परिवर्तन। ठीक, अब हम रासायनिक परिवर्तन देखते हैं। जो जलना होता है, देखिए जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। सबसे पहला पॉइंट है इसका, परिवर्तन है। अब इसका क्या मतलब, वो जलना यानी कि किसी भी चीज को जलाना, जैसे कि लकड़ी को जलाते हैं। ठीक है, किसी को भी कागज को जलाना, ये सब क्या है, हमारा एक जलना जो हमारी प्रोसेस होती है वो एक रासायनिक परिवर्तन होता है यानी कि केमिकल चेंज होता है। ठीक है, आगे होगा समझ में। जो हमारा रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें जो होता है संगठन में, रासायनिक परिवर्तन में पदार्थों के संगठन में परिवर्तन होता है तथा जो हमें एक नया पदार्थ हमें उसमें प्राप्त होता है। भौतिक जो परिवर्तन था उसमें ऐसा नहीं था, उसमें पदार्थों के संगठन में कोई बदलाव नहीं होता था, कोई परिवर्तन नहीं होता था। लेकिन हमारा जो रासायनिक परिवर्तन है उसमें जो होता है पदार्थ के संगठन में जो भी पदार्थ है उसके संगठन में परिवर्तन होता है और हमें एक नया पदार्थ प्राप्त होता है। तो ये तो हमारा एक रासायनिक परिवर्तन है। देखिए, इसको मैं लिख दे रही हूँ कि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थों के संगठन का मतलब होता है कि जिन से वो पदार्थ बना हुआ होता है, संगठित होता है। ठीक है, तो वो हमारा संगठन कहलाता है। ठीक है, संगठन में परिवर्तन यानी कि चेंज होता है तथा हमें एक नया पदार्थ प्राप्त होता है या मिलता है, पदार्थ प्राप्त होता है। ठीक है, ठीक। अब इसका
मतलब क्या हुआ, रासायनिक जो परिवर्तन होते हैं हमारे, उनमें पदार्थों के संगठन में परिवर्तन होता है तथा हमें एक नया पदार्थ प्राप्त होता है। ठीक है, आ गया समझ में। ठीक है, अब अगला इसका पॉइंट आता है, देखिए इसमें, यानी कि इसमें किसमें, रासायनिक परिवर्तन में, इसमें पदार्थ की जो हमारी रासायनिक प्रकृति है, यानी कि जो हमारी उसकी केमिकल नेचर है, उसमें भी परिवर्तन आता है। प्रकृति में परिवर्तन यानी कि चेंज होता है। ठीक है, देखिए अब इसका देखिए, इसमें यानी कि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ की जो हमारी केमिकल नेचर होती है, उसमें भी परिवर्तन यानी कि चेंज आता है, यानी कि होता है। ठीक है, ये तो हमारे रासायनिक परिवर्तन हो गए। ठीक है, अब हमारा एक अगला वो आता है पॉइंट, देखिए इसके बाद हमारा आता है जैसे एक क्वेश्चन आता है, देखिए अभी मैं आपको बता दे रही हूँ, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक। ठीक है, अब हमारा ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, देखिए बहुत पूछा जाता है कि जो मोमबत्ती का जलना, जब हमारी मोमबत्ती यानी कि कैंडल जो जलती है, उसका जो जलना है वो एक रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, देखिए जब अब आप देखिए कि हमने आपको भौतिक परिवर्तनों के बारे में भी बता दिया है और रासायनिक परिवर्तन के भी बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब हमारा आता है कि मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक। देखिए आपने कैंडल यानी कि मोमबत्ती को जलते हुए देखा है। ठीक है, तो जो हमारी मोमबत्ती जलती है तो वो क्या देती है, ऊष्मा भी देती है। देखिए जो हमारी मोमबत्ती जब जलती है तो मोमबत्ती जो होती है हमारी, मोमबत्ती जलने पर ऊष्मा देती है, ऊष्मा यानी कि ऊर्जा यानी कि लाइट। ठीक है, और जो उसकी गर्माहट होती है उसको ऊष्मा कहते हैं। अब ऊष्मा और प्रकाश आप सोचते होंगे तो एक ही है। ऊष्मा होती है जो कि गर्मी यानी कि उसकी हीट, वो हमारी ऊष्मा हो गई, और हमारा जो प्रकाश होती है वो लाइट यानी कि जिससे रोशनी होती है, वो हमारा हो गया प्रकाश। तो ऊष्मा और प्रकाश दोनों अलग बातें होती हैं। देखिए ऊष्मा, प्रकाश और हमारा एक मेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मोमबत्ती जलने पर ऊष्मा, प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देती है। ठीक, अब देखिए जब हमारी मोमबत्ती जली तो ऊष्मा मिली यानी कि हीट निकली। ठीक है, प्रकाश निकला यानी कि रोशनी भी हुई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी निकली यानी कि CO2 गैस हमारी निकली। तो ये तो हमारी जो ये जितने भी इसमें ये परिवर्तन हुए, मोमबत्ती जली तो क्या ऊष्मा मिली, ठीक है, और प्रकाश मिला और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी विक्रिया है, ये हमारी रासायनिक यानी कि जली तो क्या हुआ, जलना हुआ, क्या हो गया हमारी रासायनिक परिवर्तन हो गया। ये क्या हो गया, इसके आगे देख लीजिए, लिख दे रही हूं मैं, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, ये तो हमारा एक रासायनिक परिवर्तन हो गया। ठीक है, आया समझ में। अब इसके आगे अब एक चीज और देखिए कि मोमबत्ती जो होती है, मोमबत्ती जलने पर जो होती है उसकी कुछ मोम भी पिघलती है। मोमबत्ती जलने पर मोम पिघलती है। जब हमारी मोमबत्ती जलती है तब आपने देखा होगा कि उसमें कुछ
अमाउंट में, कुछ मात्रा में जो हमारी जो मोम होता है जिससे कि वो बनी होती है मोमबत्ती, वो पिघलती है। तो जब पिघलती है तो वो हमारा लिक्विड बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। अब मोमबत्ती थी वो तो हमारी क्या थी, ये जो मोमबत्ती थी वो हमारी सॉलिड थी, यानी कि हमारा ठोस था। अब मोम जब पिघली तो हमारी पिघल के क्या बन गई, ये हमारी लिक्विड बन गई, यानी कि गैस बन गई। तो हमारी अवस्था में परिवर्तन हुआ, देखिए ठोस से लिक्विड बना। तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई, रासायनिक हुई या भौतिक हुई, बताया था मैंने कि अवस्था में परिवर्तन क्या है, एक भौतिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये तो हमारी रासायनिक परिवर्तन का गुण आ गया इसमें, कि हमारा भौतिक परिवर्तन हो गया। देखिए यहाँ पे लिख दीजिए, भौतिक परिवर्तन हो गया हमारा। देखिए ठीक, दोनों परिवर्तन हुए। तो अब आ गया होगा समझ में कि इसमें रासायनिक परिवर्तन भी हुआ और भौतिक भी हुआ। अब आप ये सोच रहे हो कि बताओ कि अब हम इसमें भौतिक लिखें या रासायनिक लिखें। तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि जो मोमबत्ती का जलना हुआ वो हमारी रासायनिक और भौतिक दोनों प्रकार का परिवर्तन होता है। इसमें कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है या कि भौतिक परिवर्तन बताओ। ठीक है, तो अगर ये आता है तो आप उसमें लिखेंगे कि मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन तथा भौतिक परिवर्तन दोनों ही है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आते हैं तत्व, यानी कि एलिमेंट। ठीक है, कि तत्व क्या होते हैं, यानी कि एलिमेंट क्या होते हैं। ठीक है, अब हम एलिमेंट्स की बात करते हैं कि तत्व यानी कि एलिमेंट क्या होते हैं। ठीक है, ये वाला समझ में आ गया होगा कि भौतिक परिवर्तन। ये हमेशा ध्यान रखिए कि मोमबत्ती का जो जलना होता है वो दोनों प्रकार का परिवर्तन होता है। ठीक है, अब मैं इसमें आगे देखिए आपको तत्व समझाती हूँ। देखिए यहाँ पर समझाती हूँ ऊपर, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हमारा अगला इसमें पॉइंट है तत्व। देखिए तत्व यानी कि एलिमेंट, इसको क्या बोलते हैं, तत्व को इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट। अब हम पढ़ेंगे तत्वों के बारे में कि तत्व यानी कि एलिमेंट क्या होते हैं। तत्व जो होते हैं वो पदार्थ का एक मूल रूप होते हैं, यानी का मेन उनका रूप होते हैं। ठीक है, तो तत्व हमारे पदार्थ के ही रूप होते हैं। ठीक है, जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया यानी कि केमिकल प्रोसेस द्वारा सरल यानी कि सिंपल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। जो तत्व होते हैं वो हमारे उसमें ही रहेंगे, उन्हें किसी भी केमिकल, कोई सी भी केमिकल चाहे प्रोसेस, यानी कि केमिकल प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रासायनिक प्रक्रिया कर लें, किसी में भी हम उनके जो सरल पदार्थों में उन्हें हम तोड़ यानी कि अलग नहीं, यानी कि विभाजित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो तो हमारे तत्व होते हैं। अब तत्व कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हीलियम। देखिए तत्व कौन कौन से होते हैं, हीलियम है, हाइड्रोजन, और कौन से होते हैं, लिथियम आदि। ठीक है, ये सभी क्या है, ये सभी हमारे तत्व हैं, यानी कि एलिमेंट हैं। ठीक है, सोडियम है, ये सभी क्या है, हमारे तत्व हो गए। तो ये तो हमारे तत्व हैं। ठीक है, अब जो तत्व होते हैं उनके बारे में अब आपको इनके कुछ मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता दे रही हूँ। जो तत्व होते हैं वो हमारे अब तक, यानी कि जो प्रेजेंट टाइम है, अब तक लगभग 110 से, देखिए तत्व अब तक लगभग 110 से अधिक की खोज की जा चुकी है। तत्वों लिखो, तत्वों की अब तक। ठीक है, देखिए
जो हमारे तत्व होते हैं, अब तक के लगभग 110 से अधिक तत्वों की खोज की जा चुकी है। ठीक है, जो तत्व होते हैं उन्हें जो है सबसे पहले जो हमारे वैज्ञानिक थे रॉबर्ट जो हमारे वायल थे, ठीक है, उन्होंने सबसे पहले तत्वों की जो होती है उसका प्रयोग किया था। ठीक है, किसने किया था सबसे पहले? रॉबर्ट बॉयल ने। कब किया था? 1661 में। ठीक है, तो ये तो हमारे तत्वों के बारे में। अब जो हमारे 110 तत्व हैं जो कि अब तक जिनका सिर्फ 110 तत्वों की खोज की जा चुकी है, इनमें भी देखिए, इनमें भी जो है जो 110 तत्व हैं इनमें भी जो 93 तत्व हैं, यानी कि 93 तत्व हैं, तत्व प्राकृतिक हैं तथा शेष यानी कि जो 93 को छोड़ के जो बचे हुए तत्व हैं वो, तथा शेष मानव निर्मित। अब इसका क्या मतलब है अभी बताती हूँ मैं। मानव निर्मित है। ठीक है, देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया कि अब तक जो है सिर्फ 110 से अधिक तत्वों की खोज की जा चुकी है। इनमें भी जो है 110 से जो अधिक तत्व हैं, इनमें भी जो 93 तत्व हैं हमारे, यानी कि 93 एलिमेंट्स हैं, वो हमारे प्राकृतिक हैं, यानी कि नेचुरल है, जो कि हमारे पहले से ही बने हुए हैं। ठीक है, बाकी जो बचे हुए हैं 93 के अलावा वो हमारे मानव निर्मित हैं। अब मानव निर्मित क्या होता है? यानी कि जिन्हें मानव ने, यानी कि इंसानों ने, यानी कि वैज्ञानिकों ने बनाया है, तो वो हमारे मानव निर्मित तत्व हैं। ठीक है, ये तो हमारा हो गया तत्वों के बारे में। अब हम देखते हैं कि तत्व के प्रकार। देखिए जो तत्व है हमारा वो कितने प्रकार का होता है। देखिए तत्व सबसे नंबर 1 होता है तत्व हमारा धातु, नंबर 2 अधातु, और नंबर 3 आता है हमारा उपधातु। ठीक है, जो हमारे तत्व होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है हमारा धातु, नंबर 2 अधातु, नंबर 3 हमारा उपधातु। अब इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला नंबर हमारा आता है धातु। कि धातुएं क्या होती हैं? धातु इनको क्या बोलते हैं? मेटल्स। ठीक है, अब हम धातु के बारे में पढ़ेंगे कि धातु के गुणों के बारे में पढ़ेंगे कि धातु कैसी होती हैं। ठीक, अब सबसे पहले धातु के बारे में बताती हूँ। जो धातुएं होती हैं हमारी, वो मैक्सिमम क्या, लगभग सभी जो धातुएं होती हैं वो हमारी चमकीली होती हैं। चमकीली क्या मतलब है? जो कि हमारे शाइन करती रहती हैं, चमकती रहती हैं, जैसे कि चांदी हो गया, तो ये क्या है? एक धातु है। ठीक है, तो वो हम आपने देखा होगा वो चमकती रहती है। तो धातुएं जो होती हैं हमारी वो चमकीली होती हैं। देखिए नंबर 1 हमारा होता है धातु चमकीली होती हैं, चमकीली होती हैं। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट हमारा हो गया। नंबर 2 होता है कि ये ताप व यानी कि ताप और विद्युत यानी कि लाइट, विद्युत की सुचालक होती हैं। अब सुचालक क्या होता है वो मैं आपको समझाती हूँ। सुचालक होती हैं। ठीक है, नंबर 3 हमारा होता है धातुएं जो होती हैं, जो धातुएं होती हैं वो जो होती हैं वो तन्य होती है। तन्य मतलब डक्टाइल। ठीक है, तन्य होती हैं, धातुएं तन्य होती हैं। तन्य का मतलब होता है कि डक्टाइल। अब मैं देखिए समझाती हूँ। धातु चमकीली होती हैं, ये मैंने आपको समझा दिया है। फिर नंबर 2 होता है ये ताप व विद्युत की सुचालक होती हैं। जो अब इसका क्या मतलब है कि जो धातुएं होती हैं अगर हम उन्हें बिजली से प्रवाहित करेंगे, बिजली से निकालेंगे, तो वो उसमें सुचालित हो जाती हैं, यानी कि वो अपने अंदर उनको बिजली को ले सकती हैं, यानी कि अपने आप को गुजार सकती हैं। तो वो हमारी होती हैं धातुएं। जैसे कि हम चांदी हो गई, हमारी क्या हो गई? चांदी धातु हो गई।
तो जो लाइट के जैसे कि उसमें जो फ्यूज़ वगैरह लगते हैं, तो अगर वो ज़्यादातर चांदी के ही लगाते हैं, अगर चांदी यानी कि धातु लगाते हैं तो वो जल्दी से नहीं हटते हैं, ठीक है। तो उसका क्या मतलब हो कि वो अपने आप में से बिजली को प्रवाहित यानी कि निकाल सकती हैं, गुजार सकती हैं, तो वो तो हमारी सुचालक कहलाती हैं। नंबर 3 हमारा हो गया धातुएं जो होती हैं वो तन्य होती है। तन्य मतलब कि डक्टाइल। अब आप कहोगे कि तन्य क्या होती है यानी कि डक्टाइल क्या होता है। उन्हें जितना भी आप खींचोगे उतनी वो खिंचती चली जाएंगी। ऐसा नहीं कि आप उन्हें खींचो तो वो ना खींचें। जैसे लोहा हो गया, आप खींचोगे नहीं खींचेंगी, ठीक है। लोहा को खींचने का मतलब है ऐसे खींचोगे तो नहीं खींचेंगी, लेकिन अगर आप उसको किसी हथौड़े से किसी से वार करोगे तो वो खींच सकती हैं। तो ये क्या हो गई, ये हमारी धातुएं हो गई। तो तन्य आ गया होगा समझ में, यानी कि डक्टाइल होती हैं। अब देखिए अगला इसका पॉइंट होता है कि धातुएं जो होती है आघात वर्ध है। अब आघात वर्ध क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। वर्ध होती हैं। फिर अगला पॉइंट है धातुएं प्रतिध्वनि पूर्ण होती हैं। प्रतिध्वनि पूर्ण होती हैं। अब इसका क्या मतलब है, देखिए ये देखिए तन्य तक आ गया समझ। धातुएं आघात वर्ध होती है। आघात मानम वर्धमानम माना क्या होता है, देखिए आघात का क्या मतलब होता है, मतलब आघात करना, किसी चीज को चोट पहुंचाना, तो वो होता है हमारा आघात, ठीक है। अब आघात वर्ध क्या हो गया कि अगर हम धातुओं पर चोट मारेंगे, उन पे हथौड़े से प्रहार करेंगे तो वो हमारी, अगर चोट मारेंगे तो हमारी वो पतली हो जाएंगी, यानी कि उन पे जितनी, अगर आप हल्के से मारोगे तो उस हिसाब से चपटी होंगी और तेज से मारोगे तो उस हिसाब से चिपटी होंगी। तो ये हमारा कहलाता है आघात वर्ध, ठीक है। तो धातुएं जो होती हैं वो हमारी आघात वर्ध होती हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा धातुएं प्रतिध्वनि पूर्ण होती हैं, यानी कि जब हम उन पर चोट करते हैं तो हमें वापस से हमें उसकी आवाज़ यानी कि धुनाई उनकी जो आवाज़ होती है वो सुनाई वापस से हमें आती है, ठीक है। जैसे अगर आप किसी लोहे पर तेज से हथौड़े से वार करें, करके भी देख सकते हो आप अपने घर में, ठीक है। तो इतनी तेज आप ऐसे कान बंद कर लो, क्यों होता है, क्योंकि वो उसकी हमें प्रतिध्वनि यानी कि वापस से उसकी ध्वनि हमें सुनाई देती है। तो ये तो हमारे हो गए धातुएं। अब हम इसका एग्जाम्पल भी लेके चल सकते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं इसका, जैसे कि लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, सोडियम हो गया, तो ये सभी हमारे धातुएं हैं, ठीक है। कौन कौन सी धातुएं होती हैं, जैसे लोहा यानी कि आयरन होता है, चांदी है, ठीक है, यानी कि सिल्वर, ठीक है, और सोना, ठीक है, और सोडियम, तो ये सभी हमारी धातुएं हैं, ठीक है। आगे होगा समझ में कि हमने धातुओं को पढ़ लिया। देखिए आगे होगा समझ में कि धातुएं कैसी होती हैं, ठीक है। फिर भी एक बार मैं आपको रिपीट कर दे रही हूँ कि धातुएं चमकीली होती हैं, ताप व विद्युत की सुचालक होती हैं। सुचालक मैंने आपको बता दिया, जो कि अपने आप से बिजली को जिससे गुजार सकें, ठीक है, तो वो हमारी सुचालक कहलाती हैं। धातुएं तन्य होती हैं, यानी कि जितना आप खींचोगे उस हिसाब से वो खिंच जाती हैं, ठीक है, खींचने पर, यानी कि डक्टाइल होती हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा धातुएं आघात वर्ध होती हैं, यानी कि अगर उन पर आघात करोगे तो वो उस हिसाब से ढल जाएंगी, यानी कि पतली भी हो सकती हैं और खींच भी सकती हैं, जैसा भी आप करना चाहो वो उसमें कन्वर्ट हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा धातुएं प्रतिध्वनि पूर्ण होती हैं, कि धातु पर अगर हम चोट करेंगे तो वो हमें वापस से प्रतिध्वनि देंगी, यानी कि आवाज़ हमें सुनाई देगी, ठीक है। ये तो हमारे धातुओं के गुण हो गए, और धातुओं के एग्जाम्पल आप लेके चल सकते हो, जैसे कि लोहा, आयरन, चांदी, सिल्वर, सोना, सोडियम, ये सब हमारी धातुएं हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग धातुओं को पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं अब देखिए नेक्स्ट हमारा आता है धातु का क्या आता है, उप अधातु, यानी कि नॉन मेटल्स। देखिए ये हमारे एलिमेंट हो गए,
ठीक है, हमने तत्वों को बांटा था। चलिए इधर भी लिख सकते हैं या रहने दीजिए। चलो फिर नंबर 2 हमारा आता है अधातु। धातु के बाद क्या आता है? अधातु। देखिए अधातु। अब अधातु क्या होते हैं? यानी कि नॉन मेटल्स। ठीक है, नॉन मेटल्स। ठीक, अब ये तो हमारी हो गई अधातु यानी कि नॉन मेटल्स। ठीक है, अब इसको हम जैसे हमने धातुओं के गुण पढ़े थे ऐसे ही हम लोग अधातुओं के पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम इसका पहला हमारा इसका पॉइंट है इसका, देखिए कि ये जो होती हैं उस जो धातुएं होती हैं और अधातुएं जो होती हैं, तो जो धातुओं के जो गुण होते हैं वो कि हमारे अधातु से बिल्कुल अलग होते हैं और जो धातुओं से और अधातु जो होते हैं वो उसकी बिल्कुल अपोजिट होती हैं। ठीक है, अब अधातुओं को पढ़ने से पहले हम आपको एक क्वेश्चन अभी मैं आपसे पूछती हूँ। देखिए बताइए, जैसे कि इसको बाद में पढ़ते हैं, पहले देखिए जैसे कि हमारा एक क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन परीक्षाओं में बहुत ही पूछे जाते हैं। देखिए अब आप बताइए, जैसे कि हमारा है वह, मैं क्वेश्चन लिखती हूँ फिर आपसे पूछूंगी कौन सी एकमात्र धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव है। ताप मतलब उसके टेम्परेचर पर। ठीक है, ठीक, ये हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बता दिया था कि धातुएं जो होती हैं वो सभी सॉलिड होती हैं यानी कि ठोस होती हैं। ठीक है, ये बता दिया था मैंने। ठीक, अब हमारा क्वेश्चन आता है कि वह कौन सी एकमात्र धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव है। ठीक है, अब ये तो हमने बता दिया धातुएं ठोस होती हैं यानी कि सॉलिड होती हैं। अब ये क्या आ गया कि वह एकमात्र धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव है, कि धातुएं तो सॉलिड होती हैं, आपको होगा कि तो द्रव कहाँ से आ गया। तो जो हमारा इसका उत्तर आएगा तो वो हमारा है इसका पारा यानी कि मरकरी। ठीक है, देखिए इस तरह के बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि हमारी वह कौन सी एकमात्र धातु है जो कि कमरे के टेम्परेचर पर यानी कि तापमान पर द्रव है। ठीक है, आप लोग पढ़ चुके हैं कि धातुएं सॉलिड होती हैं। अब द्रव कौन सी धातु है? वो है हमारी एकमात्र एक ही धातु है, वो है पारा यानी कि मरकरी, वो हमारी द्रव में होती है। इसको हमेशा ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। दूसरा हमारा है अधातु यानी कि नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स, ठीक है, ये धातु की बिल्कुल अपोजिट है। जो धातुएं थी हमारी वो प्रतिध्वनिपूर्ण थी, ये प्रतिध्वनिपूर्ण नहीं है। ठीक है, और धातुएं जो थी वो हमारी आघातवर्ध थी, ये भी हमारी आघातवर्ध नहीं है। ठीक है, और जो धातुएं थी वो हमारी चमकीली थी, ये चमकीली भी नहीं है, यानी कि ये बिल्कुल उनकी उल्टी हैं। जो धातुएं थी वो जो थी ताप और विद्युत की सुचालक थी, ये जो है नॉन मेटल्स यानी कि अधातुएं जो होती हैं वो विद्युत की कुचालक होती हैं। कुचालक मतलब वो अपने अंदर से जो हमारी विद्युत है यानी कि लाइट है, ठीक है, उनको अपने आप में से नहीं निकालती हैं यानी कि नहीं गुजारती हैं, तो वो तो हमारी हो गई अधातुएं। देखिए ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और तन्य भी नहीं है। ठीक है, यानी कि डक्टाइल भी नहीं है। तन्य, आघातवर्ध, आघातवर्ध नहीं है। ठीक है, और अधातुएं थी। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका है ये ताप व विद्युत की कुचालक हैं।
विद्युत की कुचालक। और जहाँ धातुएं हमारी थी वो हमारी विद्युत की सुचालक थी, यानी कि वो अपने आप से विद्युत को गुजार देती थी। लेकिन हमारी अधातुएं ऐसा नहीं है कि वो हमारे विद्युत को गुजार सके, यानी कि उनसे अपने आप को निकाल सके, ये कुचालक होती हैं। ठीक है, अब इनका उदाहरण हम लेते हैं, देखिए। और जो एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अधातुएं होती हैं वो हमारी सभी गैसेस होती हैं, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन, ब्रोमीन, ये सभी हमारी क्या है, ये हमारी अधातुएं हैं। देखिए, अब हम इसका उदाहरण लिख देते हैं, यहाँ पे चलिए लिख दे रही हूँ मैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, और कार्बन, ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है, ये पूछा भी जाता है कि किन्हीं 2 या किन्हीं 3 या किन्हीं 4 अधातुओं के नाम लिखिए, तो आप जो है लिख सकते हो। ठीक है, अब जैसे हमने धातुओं के लिए पूछा था कि वह कौन सी एकमात्र धातु है जो कि रूम टेम्परेचर पर द्रव है, यानी कि लिक्विड है, तो हमने बताया था आपको कि पारा। ऐसे ही इसका भी देखिए वह कौन सी अधातु है, यानी कि नॉन मेटल है, जो रूम टेम्परेचर पे ही, ठीक है, यानी कि कमरे के ताप पर क्या है, द्रव है। ठीक है, ये देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, धातु ने बता दी थी कि पारा है। अब हमारा आता है कि वह कौन सी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव है, यानी कि लिक्विड है। तो हमारा इसका उत्तर आता है ब्रोमीन। ठीक है, कहने को तो आप कहोगे कि ब्रोमीन तो गैस है, लेकिन ये जो है वो रूम टेम्परेचर पर एक लिक्विड है, यानी कि द्रव है। ठीक है, ये भी आप याद रखिए, ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, अब इसके बाद नंबर 2 हमारा अधातु हो गए। ठीक है, और नंबर 3 हमारा आता है उपधातु। उपधातु यानी कि मेटलॉइड्स। ठीक है, अब हमारा उपधातु क्या होते हैं, यानी कि मेटलॉइड्स क्या होते हैं। ठीक, धातुएं समझ ली, अधातुएं समझ ली, अब समझेंगे हम लोग उपधातु यानी कि मेटलॉइड्स। ठीक है, धातु और अधातु कौन कौन सी होती हैं वो मैंने आपको बता दिया, उनके गुण यानी कि हम उनको किस तरह से पहचान सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब जो उपधातु होते हैं वो धातु और अधातु के जो बीच के गुणों के जो होते हैं वो हमारे उपधातु होते हैं, यानी कि जो उपधातु होते हैं वो धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, तो वो हमारे उपधातु कहलाते हैं। देखिए, कुछ तत्व धातु व उपधातु अधातु, कुछ तत्व धातु व अधातु के गुणों को दर्शाते हैं। ठीक है, वह उपधातु कहलाती हैं। ठीक है, देखिए, जो उपधातु होती हैं तो उनको क्या लिखेंगे आप, वह तत्व जो धातु व अधातु के गुणों, अधातु के बीच, देखिए बीच, कुछ तत्व जो धातु व अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं वह उपधातु कहलाते हैं। ठीक है, अब उपधातु के हमारे कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, देखिए एग्जाम्पल्स, जैसे कि बोरान, ठीक है, सिलिकॉन
और जर्मेनियम। ठीक है, ये हमारी क्या है, उपधातु हैं। ठीक है, आ गया होगा समझ में कि जो तत्व होते हैं हमारे 3 भागों में डिवाइड होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। धातुओं को हम किस तरह से पहचान सकते हैं, अधातुओं को किस तरह से पहचान सकते हैं और उपधातुओं को किस तरह से पहचान सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको सभी समझा दिया विद एग्जाम्पल्स। और हमारी सिर्फ एक धातु हमारी ऐसी है जो कि हमारी रूम टेम्परेचर यानी कि कमरे के ताप पर द्रव है, वो है हमारी मरकरी यानी कि पारा। ठीक है, जो कि हमारे थर्मामीटर में होता है। ठीक है, फिर और हमारी सिर्फ एक अधातु ऐसी है जो कि हमारे रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है यानी कि द्रव है, वो है हमारी ब्रोमीन। ठीक है, तो इसे याद रखिए आप। ठीक है, अभी मैंने आपको इसके तत्वों के प्रकारों के बारे में आज मैंने आपको बता दिया। अब कल हम लोग इसके नए टॉपिक के साथ आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए इसे समझिए और याद कीजिए।